सिंपल एंट्री के अंदर क्या क्या आ रहा है देखो जी, परचेज गुड्स का आ रहा है ना। तो एंट्री बनती है इसकी, आपको पता ही है इसकी तो एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अगर उधार पे होती है तो नाम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी सेल की, कर दूं, सेल की भी कर देता हूं, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा, कैश आपके पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर इसी की एंट्री को अगर मैं सेल ऑफ फर्नीचर या कुछ अदर चीज लिख सकता हूं, सेल ऑफ मशीन लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई एसेट बेच रहे हो आप तो क्या होगा, वो एसेट कम हो जाएगी आपके पास से और कैश आ जाएगा, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या जो भी एसेट होगी, ठीक है ना, मशीन अकाउंट, ठीक है। जो जो भी दिमाग में आते जाएगा बताता जाऊंगा, बाकी बुक से तो चल ही रहे हैं लाइन से सारे, ठीक है जी। डिस्काउंट के बारे में बात कर लेते हैं जरा, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है ना कि ट्रेड डिस्काउंट को आपको जनरल एंट्री के अंदर नहीं दिखाना होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री के अंदर नहीं दिखाना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोल्ड गुड्स ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है। ये बोला हुआ है और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इसके बाद आपने करना क्या होता है कि माल जो है 20,000 का था, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा, 20,000 का 2,000 है ना, तो ये जाएगा आपका 18,000। फिर माइनस कर देंगे 2% का कैश डिस्काउंट ना, कितना बनेगा 18,000 पे 360 रुपये। भाई 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा देंगे, ठीक है। तो ये जगह तुम्हारा 180 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360, ठीक है। तो ये जगह तुम्हारा कितना 17,640, बताएं जरा, यही होगा ना, ठीक है। एंट्री देखो किस तरीके से बनेगी, सेल कर रहा था ना मैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर एंट्री बनती है तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और आपको बताया गया था डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जाता है, बताया था ना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, सेल में ये तो शो करना नहीं है, ये शो करना नहीं है, क्यों नहीं करना, ये इतने का माल था और ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है। इसके बाद जो एंट्री आएगी ना, अमाउंट आएगा वो शो करेंगे, मतलब 18,000 का सेल मानेंगे आप, ठीक है जी। 18,000 रुपए की सेल हुई, डिस्काउंट कितना दिया, ये वाला डिस्काउंट नहीं दिखाना है कहीं पर भी, ये वाला दिखाना है। तो 360 का डिस्काउंट, कैश कितना पेमेंट आया आपके पास 17,640, ठीक है। ये प्लस करोगे आपके 18,000 ही आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये हो गई आपकी सेल की एंट्री। सेम इसी ट्रांजेक्शन को अगर परचेज के केस में करता मैं, मतलब यही सब कुछ सेम होता है, यहाँ पे सेल की जगह पे परचेज लिखा होता, परचेज गुड्स फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट होता, कैश डिस्काउंट होता, सेम चीज होती, तो क्या एंट्री होती। तो मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूं। परचेज की एंट्री करते क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ये होता ना, ठीक है। अमाउंट क्या डालते, तो अमाउंट में परचेज में ये डाल देते हैं 18,000 का, है ना, और कैश में कितना डालते हैं आप 17,640, और डिस्काउंट में, समझ में आई बात, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जाम में जरूर आएगी। अगर सेल बन रहा है, सेल की एंट्री है, तो सेल की एंट्री रहेगी। बस इस जो कैलकुलेशन को इसको समझ लो, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट होता है ना, वहां से हम लोग ट्रीटमेंट दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जनरल एंट्री के अंदर नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट दिखाना होता है, इसलिए कैश डिस्काउंट हम लोग दिखाते हैं।
आई बस समझ में? हाँ, कॉपी करें फटाफट से जरा। अगर इसी ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट जो मिल रही थी आपको, वो अगर आधा उधार पे कर देता और आधा कैश में कर देता, ठीक है, तो याद रखें कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट पे मिलती है। जितना उधार वाला पोर्शन होता है उस पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 60% पेमेंट इन कैश, 60% पेमेंट ही कैश में हो रही है, बाकी की पेमेंट जो है उधार पे है, ठीक है। तो इसको, इस ट्रीटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और चेंज किस तरीके से होगा, ये आपका ये यहाँ से कैश डिस्काउंट के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, 2 हिस्सों में बांट लोगे, ठीक है। 60-40, 60% कैश में, तो 18,000 का 60% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा तुम्हारा 1800, 9, 10,800 है ना, 10,800। 50% 9,000 होगा और 10% कितना होगा, 1,800 होगा। 50% और 10% को जोड़ देते हैं तो 9,000 और 1,800 को जोड़ेंगे तो 10,800 होगा। 10,800 अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आगा 7,200, 7,000, 8,000, 10, 18,000, ठीक है। ये वाला जो पेमेंट है, ये वाला कैश में है और ये वाला क्रेडिट में है। तो कैश वाले पे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितने का, 2% का, ठीक है। तो 10,000 पे 2% बनेगा 216 रुपये। समझ में आई बात, 216 रुपये का बन जाएगा। अब 800 में से 200 गया, कितना बचेगा, 600, 584, 10,584, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका 7,200 ही। इसमें तो कुछ चेंज नहीं रहेगा क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी नहीं मिलना है। और जो ये एंट्री है, इस एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और वो बंदा भी तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उधार की भी तो ट्रांजैक्शन है। उधार होता था तो नाम भी आता था, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंट्री और बढ़ जाएगी, नाम रहेगा क्या, जिसका भी नाम है। जैसे मान के चलिए ये नाम था रमेश का, ठीक है। तो मैंने एक रमेश अकाउंट बना दिया, ठीक है, और ये भी डेबिट होगा। और कितने अमाउंट से हो जाएगा, ये अमाउंट तो सारे चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है। तो रमेश अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा 7200 से, ठीक है। कैश आपके पास मिला 10,584, ठीक है। डिस्काउंट आपने दिया 216 का और सेल में आया वही 18,000। आ गई बात समझ में? यहां पर देखिए इसमें भी चेंज आएगा थोड़ा सा, तो इसमें भी अगर चेंज आएगा तो यहाँ पे 2 कैश डिस्काउंट और 2 रमेश भी आ जाएगा एक एंट्री, अगर परचेज हो रही होती तो, ठीक है। अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। किस तरीके से हो जाएगा, परचेज तो वही 18 का ही रहेगा, ठीक है। कैश में आपने पेमेंट करी कितने की, 10,584 की, 216 का डिस्काउंट मिला और 7,200 रुपये का आपको उधार हो गया। समझ में आई बात? बताया था रिबेट क्या था, टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, वो डिस्काउंट क्या कहलाता है, रिबेट कहलाता है। अगर हमको मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप किसी से पेमेंट ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो दोनों ही केस में देख लेना कि जिसमें इनकम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री ऐसे बनेगी, अमित अकाउंट टू रिबेट, ठीक है। और अगर क्रेडिट लिखोगे तो रिबेट रिसीव लिखेंगे आप, ठीक है, कि मिले हैं। और अगर यही किसी को अगर अलाउ कर रहे हो, मतलब किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो क्या एंट्री बनेगी, रिबेट अलाउ टू अमित, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगी। बैड डेट के बारे में करते हैं एंट्री अगली। बैड डेट देखेंगे, पता है ना बैड डेट क्या होता है, जो पैसे डूब जाते हैं, नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। तो एंट्री बनेगी आपकी क्या चीज, बैड डेट अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट
टू जो व्यक्ति पैसे लेके डूब गया जिसके पास हमारे, ठीक है, जैसे मोहन अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से कुछ पैसे मिल भी रहे होते हैं हमको, ठीक है, जैसे 10,000 का पेमेंट था तो 10,000 में से आपको 6,000 मिल गए, 4,000 डूब गए, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची गई, ठीक है, बेचने के बाद जो पैसा मिला आपसे उसमें से 6,000 मिल पाए, 4,000 डूब गए, तो एंट्री क्या बनेगी? तो आपको फिर कैश भी आएगा आपके पास से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कुछ लॉस भी हो जाएगा, है ना, टू मोहन, ठीक है। तो ये आपके पास 6,000 रुपये कैश आ गया था, 4,000 रुपये और 10,000 का मोहन का सेटलमेंट हो गया। समझ में आई बात? इस तरीके से जो परचेज अकाउंट होता है वो जनरली क्या होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। बट कुछ ऐसे केसेस बताने जा रहा हूँ जहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास से माल जाए बट उसके बदले अगर पैसे ना आए, ऐसी सिचुएशन कभी भी बनेगी ना, तो उस केस में आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। गुड्स तो जा रहा है आपके पास से पर उसके बदले कैश नहीं आ रहा, ठीक है। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं देखिए। सबसे पहला केस है कि लॉस बाय फायर, है ना, माल जल गया, माल चला गया, पैसे नहीं आए, ठीक है। मालिक ने ड्राइंग कर ली, मतलब उसमें से जैसे कंप्यूटर का बिजनेस है, एक कंप्यूटर लेकर के घर पे यूज करने के लिए लगा दिया बच्चों के लिए, ड्राइंग मानी आएगी, पैसे तो नहीं आएंगे ना इसके बदले, ठीक है। तो ड्राइंग, आप ड्राइंग ऑफ गुड्स ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया मैंने कुछ गुड्स, कुछ कंप्यूटर के सेट जो है मैंने दान कर दिए, तो चैरिटी हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। कुछ फ्री सैंपलिंग में दे दिया मैंने कहीं पे, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, फ्री सैंपलिंग, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट भी हो जाएगा उसका, ठीक है ना, कि उसी से मैंने एसेट बना ली। जैसे कंप्यूटर का बिजनेस था, अपने अकाउंट संभालने के लिए मैंने एक कंप्यूटर निकाल करके अपने काउंटर पर लगा लिया, ठीक है, तो अब वो मेरी एसेट बन जाएगी। समझ में आई बात? तो ऐसे में भी जो है एसेट बढ़ जाएगा बट पैसे तो नहीं आएंगे आपके पास। समझ में आई बात? इन सारे केसेस में क्या होता है कि आपके पास से माल तो जाता है पर उसमें पैसे नहीं आते हैं, इस वजह से टू परचेज अकाउंट एंट्री होती है। मतलब मैंने सबको कंबाइन करके लिखा हुआ है, सेपरेट एंट्री बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फ्री सैंपलिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आई बात? कोई सा भी केस हो सकता है, जनरल एंट्री यही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ये करा दिया, आपको फ्री सैंपलिंग करा दिया, गुड्स चैरिटी करा दिया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग लॉस बाय फायर के ऊपर, ठीक है। लॉस बाय फायर समझेंगे जरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, देखेंगे। लॉस बाय फायर समझना ध्यान से। लॉस बाय फायर के केस में क्या होगा कि अगर गुड्स इंश्योर्ड थे, तो गुड्स इंश्योर्ड थे, फुल्ली इंश्योर्ड थे, ठीक है ना, क्या था? फुल्ली इंश्योर्ड थे, तो क्या एंट्री बनेगी? पहले तो माल जलने की एंट्री, क्या बनेगी? माल के जलने की एंट्री, यही होगा लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट ना। तो मैंने कर दी लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। मान के चलते 10,000 रुपये का माल जल गया था हमारा, ठीक है जी, तो 10,000 की एंट्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया, लॉस बाय फायर को मेरे को खत्म करना है, तो एंट्री बनेगी, क्योंकि इंश्योर्ड था पूरा का पूरा अकाउंट, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है मेरे को पूरा पूरा पैसा दे देगी, तो इस लॉस को मैं इंश्योरेंस कंपनी से भरपाई करा लूंगा। तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, है ना, 10,000 रुपये, ठीक है जी। समझ में आई बात? अब जरा देखो, इंश्योरेंस कंपनी एक टाइम के बाद आकर के मुझे पैसे दे देगी, है ना, तो वैसे कहाँ पे आ जाएंगे? बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपये। मतलब कहने का ये है कि आपके एग्जाम में एक एंट्री आएगी, करनी आपको 3 एंट्री पड़ेंगी। लॉस बाय फायर आता है और बोलता है कि गुड्स जो इंश्योर्ड थे
तो आपको तीनों एंट्री करनी पड़ेगी, पहले माल जलने की, फिर इंश्योरेंस क्लेम की, फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करने की। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर इसी केस के अंदर अगर इंश्योरेंस ना हो रखा होता तब क्या होता? ठीक है, नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड नहीं था तो सेम एंट्री होती लॉस बाय फायर की वाली एंट्री, सेम टू सेम एंट्री होती, लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट सेम, कोई चेंज नहीं। समझ में आई बात? बट यहां पर क्या होता कि इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ भी पैसा नहीं दे रही है मुझको, पूरा पूरा नुकसान है, इस खर्चे को मैं कहां पहुंचा देता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा देता। तो एंट्री बनती P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, अगर बाई चांस ये समझिए कि अगर यही केस होता बट गुड्स आधे इंश्योर्ड होते, गवर्नमेंट वो इंश्योरेंस कंपनी कहती कि हम तो 10,000 का माल जला है पर हम सिर्फ 8,000 रुपये क्लेम देंगे, 2,000 रुपये का क्लेम नहीं देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको थोड़ा बहुत क्लेम मिल रहा हो, थोड़ा बहुत क्लेम ना मिलो, और जनरली तो यही होता है। अगले बस में उस केस में क्या एंट्री होती? तो देखिए जरा, उस केस में एंट्री होती, ये वाली एंट्री तो सेम रहती, लॉस बाय फायर की एंट्री। देखो यहाँ पे जगह, ये फ्रेम आ रहा है क्या? ये आ रहा है पूरा, ये पूरा आ रहा है। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ ना। क्या एंट्री थी यहाँ पे? कोई नहीं, चलो देखो, अगर यही एंट्री पार्शियल इंश्योर्ड होता, क्या पार्शियल इंश्योर्ड था, 10,000 रुपये का माल जला पर कंपनी जो है मेरे को 8,000 रुपये का क्लेम दे रही है, 2,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट सेम रहता है ना? करो नहीं एंट्री वाली, देखो ये वाली एंट्री सेम रहती, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना? जब क्लेम लेने की बात आती तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर देता, क्योंकि रिसीव भी हो रहा है कुछ पैसा और कुछ पैसा लॉस भी हो रहा है, तो दोनों एंट्री को कंबाइन कर दूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट, है ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, है ना, टू लॉस बाय फायर। ठीक है, आपको 2,000 रुपए का तो लॉस हो गया, 8,000 रुपए कंपनी से क्लेम मिल गए। ठीक है, और 10,000 रुपए का आपका ये हो गया, छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया। अब लॉस बाय फायर 10,000 रुपए से हो गया। अब जरा समझो कि इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा था वो रिसीव भी तो करता हूं मैं, तो एक रिसीव करने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कितना दे रही है कंपनी? 8,000 दे रही है, तो 8,000 रुपये। ठीक है, तो पहला है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, अभी मैं बताऊंगा इनकी ट्रिक किस तरीके से एंट्री याद करनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद है अक्रूड ठीक है, और उसके बाद है एडवांस इनकम। ये देखो ये आ रहा है, ठीक है, इधर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। नेचर आपको बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर जो होता है वो लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी होता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर एसेट होता है। ठीक है, अक्रूड इनकम का नेचर एसेट होता है। ठीक है, और एडवांस अक्रूड इनकम अच्छा एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम का नेचर लायबिलिटी होता है। ठीक है जी, अब जरा समझिए, मतलब क्या बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना था पर किया नहीं है। ठीक है, प्रीपेड अभी खर्चा हुआ नहीं था पर एडवांस में पेमेंट कर दिए, और अक्रूड इनकम का मतलब है कि हमने कमा तो लिया पर मिला नहीं है। ठीक है, और ये अभी कमाया नहीं है पर एडवांस में ले लिया है। ठीक है ना, इनके मीनिंग डिटेल में 3-4 बार पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी, 5th चैप्टर में भी। ठीक है, अब जरा देखो कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। एक चीज इसमें ढूंढना कि क्या कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है। देखो जरा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देना था पर दिया नहीं, क्या कैश आया इसके अंदर? नहीं। कैश तो आपने दिया ही नहीं, तभी तो आपके पास उधार चढ़ी है ना, तो कैश नहीं है यहाँ पर कैश नहीं है, कैश जो है वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखो यहाँ पर कैश है ना, क्योंकि कैश प्रीपेड अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया तो पेमेंट कर दिया, इसका मतलब कैश है इसके अंदर, ठीक है ना। अक्रूड इनकम, कमा लिया पर मिला नहीं है, कैश आया नहीं आया, कैश नहीं आया इसके अंदर, है ना, कैश नहीं आया है, ठीक है। इसके अंदर देखो इसमें भी कैश है, क्योंकि आपने कमाया नहीं पर एडवांस ले लिया है, तो ले लिया है तो कैश तो आ गया, जहां पर कैश आ गया वहां तो एक कैश अकाउंट हो ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा अकाउंट जो होता है वो इनका अपने नाम का अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट का अकाउंट बन जाएगा। अक्रूड इनकम है तो जैसे कमीशन है तो अक्रूड कमीशन, यहाँ पे एडवांस कमीशन तो एडवांस कमीशन, समझ में आई बात, ये वर्ड लगे रहेंगे, ठीक है, और उनका एक अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा, कैश हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर कैश नहीं है तो एक अकाउंट तो मेरा कंफर्म है कि आउटस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ एग्जांपल जो है मैं लेता हूँ रेंट, तो एक अकाउंट तो आउटस्टैंडिंग रेंट का बनेगा और लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। दूसरा अगर कैश नहीं है ना तो वही अकाउंट खोल देना, क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, समझ में आई बात, ठीक है। अगर कैश नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट नॉर्मल वही और एक में आउटस्टैंडिंग लगा करके, दोनों सेम अकाउंट रहेंगे, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, रेंट नाम सेम रहेगा, एक रेंट रहेगा एक आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो कैश आ गया ना, कैश आ गया और पेमेंट कर चुके हो तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, जाएगा कैश तो। और प्रीपेड एसेट तो डेबिट होता है ना, तो रेंट अगर रेंट ही है यहाँ पे तो प्रीपेड रेंट बनेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, समझे ना, ठीक है। ये वाला देखिए अक्रूड इनकम है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और मान के चलिए एग्जांपल मैंने लिया कमीशन, ठीक है, कमीशन लिया है एग्जांपल, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन टू कमीशन, समझ में आई बात, कैश नहीं है। और मैंने क्या बताया, जब कैश नहीं होगा तो दोनों सेम अकाउंट रहेंगे, एक में ये वर्ड लग जाएगा अक्रूड, नेचर देख लेना, क्योंकि अक्रूड कमीशन क्या होता है, इनकम जो होती है एसेट होती है तो एसेट मैंने डेबिट कर दिया, और ये इनकम क्या है क्रेडिट होती है तो इनकम को क्रेडिट कर दिया कमीशन को, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि कैश आ चुका है और आया है तो डेबिट होगा, मेरे पास पैसा मेरे पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, यही एग्जांपल ले लेते हैं, कमीशन कुछ भी जो भी इनकम होगी वो, ठीक है ना, समझ में आई बात, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, ये एग्जाम, इसमें से एक एंट्री कंफर्म है आनी ही आनी है आपके एग्जाम में।